हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशीष। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो चल रही है उसमें दोस्तों हम क्या देख रहे थे, क्लास 6 एनसीईआरटी देख रहे थे, जिसमें हमारा जो दो चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। जो पहले चैप्टर था सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है, उसे देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसके बाद दोस्तों आज हमारा तीसरा चैप्टर है पृथ्वी की गतियां, ठीक है। तो आज हम देखेंगे, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि किस प्रकार से ग्लोब क्या होता है, देशांतर क्या होते हैं, अक्षांशर क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका क्या है वर्णन करा गया है, उन्हें हमने क्या है लास्ट वीडियो में डिटेल से देखा था। इसके बाद दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें हम पृथ्वी की गतियां अर्थात पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है, किस प्रकार से परिक्रमण करती है, किस प्रकार से भ्रमण करती है, घूर्णन करती है, ठीक है। और इन सब चीजों को आज हम यहाँ पर देखेंगे, किस प्रकार से दिन रात होते हैं, किस प्रकार से लीप ईयर होता है, इस प्रकार की जो पूरी प्रक्रिया है उसे हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है पृथ्वी की गतियां, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। पृथ्वी जो है वह दो प्रकार की गति करती है, एक घूर्णन गति और दूसरा क्या है परिक्रमण, ठीक है। पहला करती है घूर्णन और दूसरा करती है परिक्रमण, ठीक है। यह क्या है, दो प्रकार की पृथ्वी क्या है गति करती है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्षों पर जो घूमती है उसे क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसे क्या कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है। जिसे हम परिक्रमण जो था उसे हमने किसमें देखा था कि ग्रह की जो हमने सबसे पहला जो चैप्टर देखा था उसमें हमने देखा था कि ग्रह की डेफिनेशन में क्या था, प्लैनेट क्या बना है, प्लैनेटिया से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, परिक्रमण करने वाला, ठीक है। किसी की भी चीज की परिक्रमण करने वाले को हम क्या कहते हैं, आसान सी भाषा में ग्रह कहते हैं। तो उसी में क्या है, यह एक विशेषता है ग्रह की, क्या परिक्रमण करना। तो इसे वहां पर हमने देख चुके हैं पहले से ही, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक अक्ष है जो अपने कक्षीय अक्ष से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यह समतल कोण जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कोण कहते हैं। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है। जैसे कि दोस्तों सभी को पता है कि पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री पर क्या है, अपने अक्षों पर झुकी हुई है। अब ये क्या है, 66.5 डिग्री अक्षीय कोण। अब ये क्या है भैया, ये क्या है, अब ये बताओ, ठीक है। तो ये क्या है, देखो दोस्तों, ठीक है, ये है 66.5 डिग्री। अब ये कौन सा कोण है, मैंने बताया था कि पृथ्वी क्या है, ये है, ठीक है। विषुवत रेखा हमने मानी थी, जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है, जिसे हमने 0 डिग्री रेखा के नाम से भी जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो इसी रेखा में क्या था, जैसे कि हम देखते हैं कि सीधी रेखा में देखते हैं तो पृथ्वी क्या है, इसमें 23.5 डिग्री के क्या है, झुकी हुई है, सही है। क्या है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। और इससे पहले हमने देखा था कि ध्रुव क्या है, जो इसके साथ कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। जो विषुवत रेखा है उसके साथ क्या डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। पर ये क्या है, झुकी हुई है, जिसके कारण ध्रुव क्या है, 23.5 डिग्री पर झुके हुए हैं। अब भैया 90 में से 23.5 डिग्री माइनस कर दो तो कितना आता है, 66.5 डिग्री। अर्थात जो ये एंगल बच गया ये तो कितना हो गया, 23.5, पर ये जो एंगल बचा ये क्या हो गया, 66.5 डिग्री अक्षीय कोण कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए याद रखना है कि कौन सा अक्षीय कोण है, तो 66.5 डिग्री है हमारा अक्षीय कोण, ठीक है। अर्थात पृथ्वी क्या है, 66.5 अक्षीय कोण पर है। और वह समतल क्या कहलाता है, जो यह समतल है इसे क्या कहा जाता है, अक्षीय समतल कहा जाता है।
पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए यह एक समय में सिर्फ इसके क्या है आधे भाग पर ही क्या होता है सूर्य की रोशनी पड़ती है। सूर्य की ओर वाले भाग पर दिन और दूसरी तरफ क्या होता है रात होती है। दूसरा भाग जो सूर्य से दूर रहता है वहां पर क्या होती है रात होती है। ग्लोब एक वृत्त जो दिन और रात में विभाजित करता है, इसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए हमने लास्ट बार भी बुक का ही एग्जाम्पल दिया था। देखो ये क्या है, ये बन गया भैया हमारा ग्लोब, ठीक है मान लिया। अब ये क्या है पृथ्वी, ये है सूरज, मैं हूं सूरज, मैं इस पे लाइट फेंकूंगा तो मेरा जो रोशनी जाएगी वो क्या जाएगी फ्रंट पे जाएगी, ना कि बैक वाले पोर्शन पे, ठीक है। कहां नहीं जाएगी, बैक वाले पोर्शन में नहीं जाएगी। तो जहां मेरी जो मैं क्या देख पाऊंगा, यही चीज तो देख पाऊंगा, इसका ज्यादा से ज्यादा यहां तक देख लूंगा, थोड़ा यहां तक देख लूंगा, इसके बाद जो पीछे का पोर्शन है वहां थोड़ी ना देख पाऊंगा। तो इसी पे जिस पोर्शन पे जहां पे मेरी रोशनी जाएगी वो क्या कहलाएगा वहां पर दिन होगा, और जहां पर नहीं पहुंच पाएगी वो प्रक्रिया क्या रहेगी रात कहलाएगी। और इसी जो ये जो व्रत बनता है, ठीक है इस प्रकार का, तो इसे ही हम क्या कह देते हैं प्रदीप्त व्रत, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यह व्रत अक्षों के साथ नहीं मिलता, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्षों पर एक चक्कर लगाने में पूरे 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल के कारण ही दिन और रात होते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अब क्या हुआ कि भैया ये देखो ये पृथ्वी है, जब ये घूमेगी तभी तो दिन होगा। अगर यहां ऐसे अगर पृथ्वी ऐसे ही रुकी रहेगी तो क्या होगा भैया, एक ही तरफ रोशनी पड़ेगी, एक ही तरफ दिन रहेगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा अंधेरा रहेगा। और जब ये पृथ्वी घूमेगी और घूम के दोबारा यहां तक आएगी टर्न लेके, ठीक है घूम के दोबारा आएगी, तो इसी को क्या कहता है एक दिन और रात की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह क्या कहलाती है पूरा एक दिन कहलाता है, और इसे ही क्या कहते हैं दैनिक, पृथ्वी की दैनिक गति कहकर संबोधित करते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती है तो क्या होगा, सूर्य के तरफ वाले भाग पर हमेशा दिन रहेगा, जिसके कारण उस भाग पर गर्मी बढ़ने लगेगी, और दूसरे भाग पर हमेशा क्या रहेगा अंधेरा रहेगा, जिसके कारण वहां का जो क्षेत्र है वहां पर क्या है हमेशा ठंड बढ़ने लगेगी, और इस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन फिर क्या हो जाएगा असंभव हो जाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में चक्कर लगाना है, उसे हम क्या कहते हैं परिक्रमण करते हैं। तो इससे पहले हमने देखा कि घूर्णन क्या होता है, अपने अक्ष पर घूमने की क्या है प्रक्रिया को घूर्णन कह दिया, और परिक्रमण क्या होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की प्रक्रिया को हमने क्या कहा था परिक्रमण कहा है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है, क्या कहा है परिक्रमण कहा है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन में क्या है एक चक्कर पूरा करती है। आपको याद रखना है जो पृथ्वी है क्या करती है 365 दिन, और 154 दिन में क्या करती है एक चक्कर पूरा करती है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 365 दिन और 6 घंटे में क्या करती है पृथ्वी जो अपना एक चक्कर है एक परिक्रमण है उसे पूरा करती है, ठीक है। इसके बाद यह कह रहे हैं कि हम लोग यह वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को जो एक्स्ट्रा जो दिन रहता है उसे क्या है 28 का जो फरवरी का माह होता है उसमें जोड़ देते हैं, और यह फरवरी क्या हो जाती है 29 दिन की हो जाती है। ऐसे वर्ष में क्या होता है 366 दिन होते हैं, जिसके कारण इसे क्या है लीप ईयर कहते हैं। तो अब आपको समझ में आया लीप ईयर होता क्या है, ठीक है। देखो क्या बताया मैंने, कितने दिन में पूरा कर रही है 365 दिन और 6 घंटे में। अब हर साल क्या करती है पृथ्वी 6 घंटे एक्स्ट्रा चलती है, ठीक है।
अब क्या करती है, 6 घंटे भैया एक्स्ट्रा चलती है, उसे हम काउंट नहीं करते। 365 पर है तो वो जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो जुड़ेगा, वरना क्या रहेगा भैया, कम हो जाएगा। ठीक है, 365 और ये 1/4 अर्थात क्या हो गया, 6 घंटे। तो ये 6 घंटे अगर हम 4 बार मिलाएं तो क्या हो जाएंगे, 6 चौक 24 घंटे होते हैं, जो क्या होता है, 1 डे होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा। जिसके बाद हम 4 साल में क्या होता है, एक बार क्या होता है, लीप वर्ष आता है। ठीक है, क्या आता है, लीप वर्ष आता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, 366 दिन होते हैं। जो फरवरी होता है 28 दिन का, ये जो लीप ईयर होता है इसमें जाके ये क्या हो जाता है, 29 दिन का हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा फरवरी क्यों 29 दिन की होती है, यहां से आपको याद रखना है। जो लीप ईयर है वो उसे हम किस प्रकार से देखते हैं, 1/4 अर्थात हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। जैसे कि मान लीजिए 2000 क्या है, लीप ईयर था, इसके बाद जो अगला लीप ईयर आएगा वह 2004 आएगा, फिर 2008 आएगा, फिर 2012 आएगा, फिर 2016 होगा, और फिर इसके बाद 2020 भी क्या था, लीप ईयर होगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो ये क्या रहेगा, जो लीप ईयर रहेगा वह क्या है, हमेशा मल्टीपल में रहेगा। ठीक है, 4 के मल्टीपल में रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो लीप ईयर है वो हमेशा क्या रहता है, 4 के मल्टीपल में रहता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि लीप ईयर होता क्यों है, किस कारण से होता है, इस तरह से हम देखते हैं। सामान्य एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत एवं सर्द ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की चक्कर लगाने के कारण होता है। देखो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन बनता है कि भ्रूणन के कारण क्या होता है। ठीक है, भ्रूणन की जो गति है उसके कारण क्या होता है, दिन और रात होती है। और वहीं दूसरी तरफ परिक्रमण की गति के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है, ऋतु परिवर्तन, अर्थात जैसे कि गर्मी कब आएगी, ठंड कब आएगी, सर्दी कब होगी, इस प्रकार से जो ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है वह यहां पर देखने के लिए मिलता है। कब, ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, परिक्रमण के कारण। हमें क्या है, ऋतु परिवर्तन की जो घटनाएं होती हैं वह परिक्रमण के कारण होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य, जो 21 जून होता है वह क्या होता है, 21, एक मिनट अभी मैं एक चित्र के माध्यम से आपके लिए यह समझाऊंगा। देखो इतना तो समझ में आ गया ना कि 365 और लीप ईयर क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। अब देखो ये मान लीजिए सूरज है, क्या हो गया, ये सूरज हो गया। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। यहां पर हमने 4 चीजें यहां पर ले ली। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि क्या है, सूर्य जो एक तरफ क्या है, पृथ्वी इस प्रकार से झुकी हुई है। ठीक है, क्या है, ये क्या है, अपने अक्षों पर झुकी हुई है। ठीक है, ये बीच में से मैंने दिखा दिया है, ये अपने अक्षों पर झुकी हुई है। ठीक है, जब हम देखते हैं कि क्या होता है, 21 जून को जो सूर्य होता है वह उत्तरी गोलार्ध की तरफ क्या होता है, झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक होती है। ध्रुवों के पास होने के कारण कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि यहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। देखो यहां पर क्या कह रहा है, देखो 21 जून की बात कर रहा है, मतलब कि देखो ये होगा 21 जून। ठीक है, इसके अपोजिट में रह गया 22 सितंबर। ठीक है, और यहां पर 21 मार्च। ठीक है, और ये क्या रहेगा, 23 सितंबर।
ठीक है, ये क्या है, जून। ठीक है, ये मैंने यहां पर 4 डिटेल लिखी है। अब इनमें देखोगे कि जो सूर्य होता है यहां पर लिखा है कि क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ क्या हो जाता है, घूम जाता है। मतलब कि ये इस तरफ को क्या हो जाता है, झुक जाता है, जिसके कारण आप देखोगे कि जो सूर्य की जो किरणें होती हैं सीधे कहां पर पड़ेंगी, कर्क रेखा पर पड़ती हैं, और नीचे जो रहती हैं मकर रेखा, इस पर क्या होती है, सूर्य की जो किरणें पड़ेंगी वह तिरछी पड़ेंगी। उसी तरफ से यहां पर क्या होगा कि जो क्या होगा कि जो सूर्य की किरणें होंगी वह क्या होंगी, सीधे सीधे मकर रेखा पर पड़ेंगी और कर्क रेखा पर क्या हो जाएंगी, तिरछी तिरछी पड़ेंगी। और यहां पर आप देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, ये ध्रुव है, ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव है, इसी प्रकार से तो मूवमेंट करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, गति करेगी, जिसमें ये जो क्या है 2 इंपॉर्टेंट डेट रहती हैं, 21 जून और 22 दिसंबर। तो इन दिनों में क्या होता है दोस्तों, आपके लिए याद रखना है कि जो सूर्य रहता है वह क्या है, यहां पर तिरछी हो जाती है, जिसके कारण 22 जून को क्या रहता है, जो उत्तरी गोलार्ध है, क्या है, उत्तरी गोलार्ध, ये इसका क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, क्या होता है, सॉरी, ये क्या होता है, छोटा दिन होता है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, इधर के लिए टर्न हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि दिन और रात का जो समय रहता है वह चेंज हो जाता है। ठीक है, यहां पर यही बात लिखी है, और इसी प्रकार से इनमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहां पर आप देखेंगे कि जो ये क्या होता है, ध्रुव होते हैं, यहां पर आप देखेंगे कि ये क्या होते हैं, झुके हुए तो होते हैं, पर जब वह घूमते हैं तो उन्हीं के साथ क्या हो जाती है कि सूर्य जो होता है वह क्या, तिरछी अवस्था में मिलता है। ठीक है, क्या हो जाता है, तिरछी अवस्था में हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है, और इसी के कारण ध्रुवों पर हर 6 माह में क्या होता है, दिन, और हर 6 माह बाद रात होती है, क्योंकि ध्रुवों पर क्या हो, आप देख रहे हो यहां पर ये तिरछा है, तो इस वाले ध्रुव पर क्या है, दक्षिणी ध्रुव पर रोशनी नहीं पहुंच रही है। ठीक है, तो इसलिए ये यहां पर क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। अब यहां पर आप देख रहे हो कि उत्तरी ध्रुव पर रोशनी नहीं पहुंचेगी ढंग से, और यहां पर रात आएगी। जब ये घूमकर यहां तक आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रक्रिया पूरी रहती है। ठीक है, ये वाली बीच वाली है, तो इनमें क्या रहता है, जो सूर्य की रोशनी पड़ती है वह सीधे सीधे क्या है, भूमध्य पे पड़ती है। कहां पर पड़ती है, भूमध्य रेखा पर पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो क्या है, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, और शीतोष्ण क्षेत्र क्या क्या थे वह हमने लास्ट चैप्टर में इसी के आधार पर क्या है देखे थे। ठीक है, तो इन सब चीजों को हमने देखा था। इसके बाद देखो 22 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे सीधे 21 मार्च और क्या है 23 सितंबर को क्या है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वह सीधे सीधे विषुवत रेखा पर पड़ती है। ठीक है, कहां पड़ती है, विषुवत रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण यहां क्या होता है, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं, इसे विषुवत कहा जाता है। ठीक है, ये जो डेट दी है यहां क्या होता है, 23 सितंबर को और 21 को दोनों जगह क्या होती है, दिन और रात क्या होती हैं, बराबर होती हैं, क्योंकि जो सूर्य होता है वह इस समय क्या होता है, बिल्कुल सीधी किरणें कहां पर पड़ती हैं, विषुवत रेखाओं पर पड़ती है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन तथा रात एवं ऋतु परिवर्तन की घटनाएं होती हैं। तो इस जो चैप्टर था इसमें दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से जो पृथ्वी है वह किस प्रकार से गति करती है, किस प्रकार से दिन और रात होते हैं, किस प्रकार से ऋतु परिवर्तन की जो घटनाएं होती हैं वह होती हैं, इन सब चीजों को हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और अगर दोस्तों कोई भी डाउट है तो आप उसे हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।